हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फटाफट आ जाओ यार, फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत काम का काम करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी सारांश में आज चलेगा झमाझम क्वेश्चनों का सेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत बेसिक से दो चैप्टर हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग। तो इनके झमाझम क्वेश्चन होने वाले हैं और इन क्वेश्चंस में हम लोग नीट के सारे पीवाईक्यू, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर एक बार तुमने ये काम कर लिया तो ये दो चैप्टर कंप्लीट। और इन दो चैप्टर से मान के चलो कि तुम्हारे पास कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ऐसी चीज है जो आईओसी की जान है ना। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तैयार है तो ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, और अपने केमिकल और पीरियोडिक के तो होंगे ही होंगे। तो फटाफट एक बार आ जाओ सब लोग चैट में, या फटाफट हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे सेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें, और अगर थोड़ा बहुत तुम्हारा थ्योरी में वीक पॉइंट है तो उनको भी क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लें। हेलो 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 एवरीवन। तो चलो फिर बढ़िया से शुरुआत करते हैं। आई होप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा होगा। तो क्या काम होने वाला है आज? आज बहुत बेहतरीन सा काम होने वाला है। आज होने वाला है सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन। तो देखो, शुरुआत करते हैं बहुत पहले और बहुत बेसिक से क्वेश्चन से। क्वेश्चन एक बार पढ़ो और फटाफट सॉल्व करो। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, अगर तुमने स्टेटमेंट पढ़ के अपने थॉट को बनाया तो हो सकता है तुम स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाओ, क्वेश्चन गलत कर बैठो। तो ये ऐसी चीज है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तुम्हारी डेफिनेशन क्लियर हो, और फिर स्टेटमेंट पढ़ के ट्रू फॉल्स समझते जाओ। राइट, वेरी गुड कोटिकम। So the formation of ionic compound depend upon the ease of formation of positive and negative ion from the respective neutral atom. कुछ स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो एक कैटायन और एक एनायन बनेगा। तो बिल्कुल सही सी बात है, आयोनिक कंपाउंड बनने के हमारे सामने तीन कंडीशन है कि कैटायन आसानी से बन जाए। बेसिकली जितना ज्यादा आसानी से कोई प्रोसेस होगी उतनी इजीली वो चीज फेवरेबल होगी। तो कैटायन आसानी से बनने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। एंड अगर बी माइनस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कैटायन एनायन आसानी से बनने चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें फाइंड करना है कौन सा इनकरेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द सॉलिड। ये भी सही बात है, ये अरेंजमेंट लैटिस बनाएगा, और जितना बढ़िया लैटिस बनेगा उतना अच्छे से आयोनिक कंपाउंड बनेगा। राइट, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, while of negative ion involves removal of electron। ध्यान दो, ऐसे ही स्टेटमेंट होते हैं जो जल्दबाजी में पढ़े जाने पे गलत कर देते हैं। पॉजिटिव आयन बनेगा लेकिन एडिशन से नहीं, पॉजिटिव आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन के लॉस से। यस कोटिकाम, वेरी गुड। यस अरुण, वेरी गुड। सो यहां पे स्टेटमेंट सी हमारा गलत है, आंसर हो जाएगा पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनेगा, जबकि नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन के गेन से बनेगा। ये दो छोटे से वर्ड आंसर को, स्टेटमेंट को गलत कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ना आए तो रेजोनेंस बेस्ड और क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉस्फेट आयन, द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड द पीओ बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली आर। फटाफट इसका आंसर बताएंगे, फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे। सी, वेरी गुड वेरी गुड। वन सेइंग सी। तो देखो, जब भी हमारे पास, बहुत इजी तरीका है, अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर में, फॉस्फेट के लिए हाइब्रिड नंबर निकाल लो, डबल बॉन्ड आ रहा है और उस डबल बॉन्ड को लगाने की एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो एक से ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। फॉस्फेट में एक डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो डबल बॉन्ड को लगाने की 4 पॉसिबिलिटी दिखती है। डबल बॉन्ड को लगाने की 4 पॉसिबिलिटीज दिखती हैं हमें। देखो क्या क्या है वो 4 पॉसिबिलिटीज।
एक डबल बॉन्ड एक बार ऊपर आ सकता है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। बचे हुए ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया फॉस्फेट आयन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस बेस्ड स्ट्रक्चर के आंसर्स केमिकल बॉन्डिंग का जब भी क्वेश्चन बनता है हमेशा हाइब्रिड फॉर्म से देखते हैं। अगर सारी कैनोनिकल फॉर्म एक जैसी है तो हाइब्रिड फॉर्म एवरेज होती है। तो यहां पे हम निकाल लेते हैं एवरेज बॉन्ड ऑर्डर जो हमें बताना है और एवरेज चार्ज जो हमें बताना है। तो देखो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो कोई भी एक सेट ऑफ पेयर एटम ले लो। यहां पे कितने बॉन्ड है? 2 प्लस यहां पे कितने बॉन्ड है? उसी एटम के बीच में 1। यहां पे कितने बॉन्ड है? 1। और यहां भी कितने बॉन्ड है? 1। एवरेज लेने के लिए टोटल नंबर से डिवाइड करते तो 1 2 3 4 4 जगह देखा तो 4 से डिवाइड करेंगे 5/4। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.25। कितना आया? 1.25। और चार्ज भी ऐसे निकालेंगे। चार्ज के लिए कोई भी एटम ले लो, इसका चार्ज 0 प्लस इसका चार्ज -1, इसका चार्ज -1, इसका चार्ज -1। कितनी जगह देख रहे हैं? 4 जगह। तो चार्ज भी आ गया -3/4 -0.75। तो चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.75 और 1.25। यस करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को बताएंगे। ईथर ज्यादा वोलेटाइल है अल्कोहल से। वोलेटाइल होने का मतलब, वोलेटाइल होने का मतलब जो भाप बन जाए, यानी जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ईथर ज्यादा वोलेटाइल क्यों है? ईथर ज्यादा वोलेटाइल क्यों है एज कंपेयर टू अल्कोहल? ईथर ज्यादा वोलेटाइल क्यों है? ये होता है वाटर, ये होता है वाटर। वाटर के पास से एक कार्बन चेन लग जाए, ये होता है हमारा अल्कोहल। और 2 कार्बन चेन लग जाए सेम या अलग अलग, ये होता है ईथर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन बना सकता है H बॉन्ड। क्या बना सकता है? H बॉन्ड। यस यस नंद, वेरी गुड। तो अगर H बॉन्ड बना सकता है तो वाटर में H बॉन्डिंग ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ईथर में H बॉन्डिंग इन तीनों में सबसे कम होगी। ईथर में H बॉन्डिंग इन तीनों में सबसे कम होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वाटर की H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे, उसको अलग करना, उसको इवेपोरेट करना मुश्किल होगा। वाटर सबसे कम वोलेटाइल, ईथर सबसे ज्यादा वोलेटाइल। तो रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? अब देखो सी और डी में, सी और डी में यहां बच्चा गलत करता हुआ दिख रहा है, यहां बच्चा गलत करता हुआ दिख रहा है। H बॉन्डिंग वोलेटिलिटी नहीं ला रहा है, H बॉन्डिंग ना होना वोलेटिलिटी ला रहा है। तो H बॉन्डिंग ना होना, अल्कोहल की H बॉन्डिंग ज्यादा है इसलिए अल्कोहल कम वोलेटाइल है, ईथर ज्यादा वोलेटाइल है। ऑप्शन डी बोला जाएगा, ऑप्शन डी बोलेंगे ना कि सी। अब देखो यहां पे बच्चों तुमने गलत किया है, यहां पे क्वेश्चन तुम्हारे साथ खेल गया। H बॉन्डिंग अल्कोहल में ज्यादा है जिसकी वजह से अल्कोहल की वोलेटिलिटी कम है। तो आंसर होगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन अल्कोहल, ना कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन ईथर। ईथर में H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ईथर में H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, अल्कोहल में हो पाएगी। यस आंसर डी होगा। यहां पे +4 कितनी आसानी से -1 बन सकता है। नीट एग्जामिनेशन में जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, हमारे पास लगता है कि यार 1 मिनट है, पहला ऑप्शन ही आंसर मिल जाए तो बाकी पढ़ना भी ना पड़े। ये मिस्टेक है क्योंकि ए बी सी तक आया, सी लगा हाँ H बॉन्डिंग का कुछ बात है, इतना देखा बच्चे ने मार्क किया, +4 बन गया -1। स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन है, कोशिश करो कि इनमें टाइम स्पेंड करो, इनको पूरा पढ़ो और फिर आंसर निकालो, फिर आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। तो बच्चों हमें यहां पे क्या पता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर बदलना है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने तुम्हें 4 पॉइंट बताए थे और उन चारों पॉइंट से आंसर आ जाता है, उन्हीं चारों पॉइंट से आंसर आ जाता है। क्या थे वो 4 पॉइंट? देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें
इलेक्ट्रॉन लिख लो फटाफट, 14, 14 -1 क्योंकि प्लस है, 13, 12, 12 -1 11, 8 और 7 15, 15 -1 14, O2 16, 15। बॉन्ड ऑर्डर का क्या बताया था? बॉन्ड ऑर्डर के लिए बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3 मिलता है जब इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। याद है ट्रिक, याद है एमओटी की? 14 से आगे बढ़ोगे तो भी और 14 से पीछे आओगे तो भी, दोनों डायरेक्शन में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5 पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाता है। 0.5 पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, यानी जिसके भी इलेक्ट्रॉन 14 की तरफ जाएंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा। तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दो दिख रहे हैं ऐसे। अच्छा, 14 से 13, 14 से दूर जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बिना निकाले बता सकते घट रहा है। 3 से 2.5, 12 से 11 बॉन्ड ऑर्डर 14 से दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन घटेगा। 2 से 1.5, 15 से 14 बढ़ेगा, 16 से 15 बढ़ेगा। दूसरी बात मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए बताया था कि पैरामैग्नेटिक के दो केस हैं, या तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो या इवन में 10 और 16 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, बाकी सारे इवन डायामैग्नेटिक होते हैं। तो 15 से 14 ये पैरामैग्नेटिक बदल गया डायामैग्नेटिक। 16 से 15, 16 वाला भी पैरामैग्नेटिक 2 अनपेयर्ड, 15 वाला भी पैरामैग्नेटिक 1 अनपेयर्ड। हालांकि मैग्नेटिक मूवमेंट बदला होगा लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बदला ऑप्शन डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यस, करेक्ट बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, इन केस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए करेक्ट सा छोटा सा फॉर्मूला था, कितनों को याद है? V + M + A - C डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम यूज करते थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, जहां पे V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M क्या है? मोनोवैलेंट एटम, कितने सराउंडिंग में मोनोवैलेंट एटम है। A क्या है? एनायोनिक चार्ज। C हमारा कैटायोनिक चार्ज। तो सबसे पहले निकालते हैं NO2+ का। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई सराउंडिंग एटम नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज -1 डिवाइडेड बाय 2, 4, 4/2, यानी कि ये आ गया 2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। नीट में जब भी ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है तो मैं पहले से आंसर मिल जाए, जैसे यहां पे मुझे आंसर तो पहले से ही मिल रहा है कि NO2+ का हाइब्रिडाइजेशन sp है, और वो हमें एक ही ऑप्शन में दिया है। NO2- का निकाल लेते हैं, आंसर मिल गया। नीट एग्जाम में ऐसे ही समय बचाया जाता है कि अगर क्वेश्चन आधा सॉल्व करके भी आंसर मिल गया तो भाई आंसर मार्क करना है, आगे बढ़ना है। NO2-, 5, कोई सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट नहीं है। 3 आएगा, 3 पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, और NH4 पॉजिटिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हेलोजन और एल्कली मेटल। पॉजिटिव चार्ज के लिए -1, ये आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बच्चों sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड, करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर देखते हैं। कंसीडर द केमिकल स्पीशीज, हमें नाइट्रेट आयन, नाइट्रोनियम आयन और नाइट्राइट आयन गिवन। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हाइब्रिडाइजेशन से स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड, शेप एंड हाइब्रिड। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। 5 + 1/2, 3 sp2, sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर। 5 - 1, 4, 4/2, 2 sp, sp यानी लीनियर। NO2- अभी पीछे भी निकाला था, sp2। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत बार ऐसा देखा है, कई सारे बच्चे मेरे सामने ऐसे आए हैं टेस्ट में, क्लासरूम के क्वेश्चन में, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने में गलती कर देते हैं। जब करेक्ट पूछते हैं तो इनकरेक्ट ऑप्शन बता देते हैं, जब इनकरेक्ट पूछते हैं तो करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। जो सिली मिस्टेक्स, वो गलती नहीं करनी है जो गलती पूरी दुनिया कर रही है, वो गलती नहीं करनी है। NO2+ की हाइब्रिड स्टेट sp2, गलत, स्टेटमेंट गलत। हाइब्रिड स्टेट ऑफ N इन ऑल द स्पीशीज इज सेम, नहीं, गलत बात, सब में सेम नहीं है। शेप की बात कर लेंगे। हाइब्रिड स्टेट ऑफ N
NO3 माइनस एंड NO2 माइनस इज सेम, ये बात सही है, आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया। शेप की बात करें तो NO3 माइनस में तीनों एटम जगह ले लेंगे, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो NO3 माइनस ट्राइगोनल प्लेनर है। NO2 प्लस की बात करें तो ये लीनियर है ना कि बेंट, लीनियर है ना कि बेंट। और NO2 माइनस की बात करें तो यहां पे 3 की ज्योमेट्री में एक ही आ पाएगा, 3 की ज्योमेट्री में एक ही आ पाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा बेंट शेप। तो शेप NO2 प्लस का गलत दिया, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ बढ़िया, ऑप्शन डी। कई सारे पुराने बच्चे दिख रहे हैं मुझे। बॉन्ड ऑर्डर नॉर्मली गिव्स आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर हमें स्टेबिलिटी का आइडिया देता है, ठीक है। यहां पे बोल दिया गया कि सबकी स्टेबिलिटी सेम है, फिर भी सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर भी स्टेबिलिटी अलग है। इसका आंसर क्या होगा? अच्छा डी बता रहे हैं कुछ बच्चे, डी। क्या तुक्का तो नहीं मार रहे हो? तुक्का तो ना। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अलग आता है, 16 या उससे ज्यादा होते हैं तो अलग आता है, 2-1-2-1, 2-1-2-1 या 1-2-2-1, तो वो हमें जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक Li में 3 होते हैं, 6। और B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। चलो देखते हैं। H2 की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s2, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग -0 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला Nb - Na/2। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी आ गया 1, जैसा क्वेश्चन बता रहा था कि सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। B2 का देखें, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, और यहां पे पाई 2px, पाई 2py, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हंसुल के अकॉर्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर 2, 4, 6, 6 - 4/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहां भी आ गया 1। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर कभी भी सेम हो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करता है। तो जिसके पास ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास बच्चों ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम होने वाली है, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन B2, क्योंकि स्टेबिलिटी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से देखी जाने लगेगी अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी फिर हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से देखेंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताओ तो आगे बढ़े, फटाफट इसका आंसर बताओ तो आगे बढ़ जाएं कि हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल में बच्चों कौन सा बॉन्ड होता है? मुझे उम्मीद है तुम सबकी तैयारी बढ़िया से चल रही हो। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है? फटाफट इसका आंसर बताओ। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है? क्या वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या वो डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड सिंपल सा बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है इसलिए बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी। तो ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर है और थोड़ा आयोनिक कैरेक्टर। यस, करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर जो भी बताएगा उसको कुछ तो इनाम मिलेगा। वेरी गुड ऑर्किड, इसका आंसर जो भी बताएगा उसको कुछ तो इनाम मिलेगा, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। और ये ऐसे क्वेश्चन देखो जिन पे मैं एक्स्ट्रा मार्क लगा रहा हूं, समझ जाना, वो क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाने। जिन क्वेश्चन पे भी तुम्हें स्पेशल साइन दिख जाए वो क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, नीट के लिए बहुत हॉट क्वेश्चन है।
C2 माइनस में कितने बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है C2 माइनस में, कैल्शियम कार्बाइड C2 माइनस। अगर थोड़ा बहुत पुरानी बात याद हो, कहीं पे पढ़ी लिखी हुई बात, कि जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये रिएक्शन भी बहुत काम की है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्काइन गैस बनती है, क्योंकि ये एल्काइन बनाने का लैब मेथड होता था, एल्काइन बनाने का लैब मेथड होता था, राइट। सबके आंसर मुझे गलत से क्यों दिख रहे हैं? एल्काइन बनाने का लैब मेथड था। यहां पे देखो तो H+ आके ही तो लगा होगा, यानी यहां पे जो C2 माइनस है वो इस स्ट्रक्चर में है। कार्बाइड में सिग्मा और पाई बॉन्ड बहुत बार नीट एग्जाम पूछ चुका है। मैग्नीशियम कार्बाइड में कैसा होगा, कैल्शियम कार्बाइड का एग्जाम्पल सामने है, एल्यूमिनियम कार्बाइड में कैसा होगा, हाइड्रोलाइसिस से पूछा जाता है। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो इसीलिए मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते थे, यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैंने तुम्हें 2 ही पॉइंट याद करने को कहा था बॉन्ड ऑर्डर के, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 10 है या 12 है, अगर इलेक्ट्रॉन 10 या 12 है तो हमेशा वहां पे पाई बॉन्ड होगा, बाकी सबका नॉर्मल केस, बाकी सबका नॉर्मल केस। हाँ, अब आंसर बी बन गया, अब आंसर बी बन गया, सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? तो H2 हमें पता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। H2 में सिंगल बॉन्ड, वरना MOT लगा सकते हो। Cl2 में सिंगल बॉन्ड, बट ये इतनी बार आए हुए मॉलिक्यूल है कि ये डायरेक्टली कर लो तो भी काम हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3, इन सब में इलेक्ट्रॉन निकाल के बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 का सेम है, 3 और 5, 3 और 5 का सेम है। दोनों स्टेटमेंट ए और बी सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिसकॉन्सेप्शन एसोसिएटेड विद रेजोनेंस? रेजोनेंस के साथ कौन सा मिसकॉन्सेप्शन है, कौन सी ऐसी बात है जो सारी दुनिया गलत करती है रेजोनेंस के साथ? द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म, बिल्कुल गलत बात है। रेजोनेंस का मतलब है मॉलिक्यूल लगातार चक्कर काट रहा है, वो लगातार घूम रहा है, वो एक फॉर्म में रुक ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है वो कुछ सेकंड के लिए एक फॉर्म में, वो लगातार मूव कर रहा है। सिर्फ उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, दैट इज ट्रू। कैनोनिकल फॉर्म पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, पूरी तरह से थियोरेटिकल है। केमिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करी तो इक्विलिब्रियम कहां होगा? इक्विलिब्रियम होता है टॉटोमर्स के बीच में। टॉटोमर्स और रेजोनेंस में डिफरेंस कई बार पूछे जाते हैं। तो यहां पे मिसकॉन्सेप्शन है ऑप्शन ए, मिसकॉन्सेप्शन है ऑप्शन ए, वन ओनली। यस यस। चलो, a neutral molecule XF3 has a zero dipole moment, the element X is most likely। तो अगर XF3 का डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम होगा? XF3 का डाइपोल मोमेंट 0, फटाफट देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताता है। XF3 का डाइपोल मोमेंट 0, बी। यस, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है। इन सबका F3 बना लो, यानी इन सबका ट्राइफ्लोराइड बना लो, उसका स्ट्रक्चर बनाकर देख लो और फिर पता चल जाएगा। वरना डाइपोल मोमेंट 0 होने के लिए ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ज्योमेट्री शुड बी सिमेट्रिकल। अगर ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा। और ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होने के लिए ये तीनों इक्वल एंगल पे हो। अगर ऐसा होगा तो लोन पेयर की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। यानी हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई लोन पेयर की पॉसिबिलिटी नहीं, तभी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आ पाएगी। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब एटम के पास सिर्फ और सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और ऐसा एटम दिख रहा है बोरॉन एटम।
ऐसा एटम दिख रहा है बोरॉन एटम। +4 -1 करते जाओ, एंड में कैलकुलेट करके बताना कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। चलो, इनमें से किस स्पीशीज का शेप पिरामिडल है? ऐसे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आते रहते हैं, शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन वाले, और इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में, बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में। फटाफट इसका आंसर बताया जाए, फटाफट। किसका शेप पिरामिडल है? इनमें से किसका शेप पिरामिडल है? देखो, SO3 का निकालें, 6/2 sp2। पिरामिडल शेप किसमें आता है? टेट्राहेड्रल में, जिसके पास एक लोन पेयर है, बाकी तीनों बॉन्ड पेयर है। BrF3 7 3 10/5 sp3d। तो शेप तो बाद में बताएंगे, पहले sp3 तो मिले, SiO3, Si सिलिकन 4 4 2 6/3 sp2। SOF2 में सेंट्रल एटम सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर 4 यानी sp3 ज्योमेट्री। sp3 ज्योमेट्री में तीन ही एटम है, तो 3 जगह भरी जाएगी, एक जगह खाली रह जाएगी, एक जगह खाली रह गई, तो SOF2 का शेप पिरामिडल होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। BrF3 की अगर बात करें, BrF3 5 वाली ज्योमेट्री है, 5 की ज्योमेट्री में 3 जगह पे बॉन्ड है, बचे हुए 2 लोन पेयर, और 5 की ज्योमेट्री के जो लोन पेयर हैं, 5 की ज्योमेट्री के जो लोन पेयर हैं, वो हमारे पास हमेशा इक्विटोरियल में आते हैं। तो इसका शेप टी शेप है, ना कि पिरामिडल। इसका शेप टी शेप है, ना कि पिरामिडल। ऑप्शन डी बच्चा सही आंसर होगा। यस, करेक्ट करेक्ट। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कौन दिखाएगा? ऐसे क्वेश्चन कभी भी हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली निकाला जा सकता है। 14 इलेक्ट्रॉन वाली ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली निकाला जा सकता है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 के लिए ध्यान दो, 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन, 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 3, उसके बाद हर डायरेक्शन में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटेगा, 0.5 घटेगा, करेक्ट। 15 पे आ जाएगा 2.5, 17 पे घटते घटते 2 से घट के 1.5, 18 पे 1 और 16 पे 2। तो हर इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घट रहा है। O2- का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। O2- का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज द लार्जेस्ट इन साइज? इनमें से कौन सा आयन साइज में सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा आयन साइज में सबसे बड़ा है? K+ कैल्शियम क्लोरीन सल्फाइड। ऐसे क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन नीट पूछता है, नीट एग्जामिनेशन तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सा आयन साइज में सबसे बड़ा है? तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, 19 - 1 18 इलेक्ट्रॉन, 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जहां पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे साइज ज्यादा होगा, जहां पे निगेटिव चार्ज कम है वहां पे साइज सबसे छोटा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम सीधे सीधे चार्ज से साइज कंपेयर करते हैं। निगेटिव चार्ज साइज को बढ़ाता है, पॉजिटिव चार्ज साइज को घटाता है। नहीं नंद, कैल्शियम +2 स्मॉलेस्ट होगा, हालांकि ये 4th पीरियड का है, ये 3rd पीरियड के हैं, बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ शेल्स भी सेम हो जाती है। नंबर ऑफ शेल सेम है तो वहां पे चार्ज डिसाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज डिसाइड करता है। तो सबसे बड़ा आएगा सल्फाइड आयन। इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? फटाफट ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताओ। इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। यस, यहां भी सबके सब 10 इलेक्ट्रॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वो सबसे छोटा, और सबसे ज्यादा नेगेटिव
वो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव सबसे छोटा, सबसे ज्यादा नेगेटिव सबसे बड़ा। आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3। करेक्ट, ऑप्शन ए आंसर होगा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो यहां पे हमें आयोनिक रेडियाई का ट्रेंड बताना है। ये आयन दिए गए हैं ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बोल दिया गया है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ज्यादातर नीट ने बहुत बार, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि बहुत कॉन्टिन्यूअस ईयर तक 10 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाले आइसोइलेक्ट्रॉनिक पे सवाल पूछा बार बार। तो यहां पे अगर बोला जाए तो सबसे पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम पे है, सबसे छोटा एल्यूमिनियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा फ्लोरीन और सबसे बड़ा साइज ऑक्साइड। तो हमें ऑक्साइड से एल्यूमिनियम इंक्रीज नहीं डिक्रीज मिलेगा। ऑक्साइड से एल्यूमिनियम डिक्रीज, हाँ सही हो सकता है। ऑक्साइड से फ्लोरीन नहीं, दो ट्रेंड नहीं मिलेंगे। तो हमें ऑप्शन बी सही आंसर मिलेगा। यस करेक्ट, ऑप्शन बी सही आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has largest size? Which of the following has largest size? इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका है? एक ही एटम की बात की, सेम चीज। निगेटिव रिपल्शन लाएगा, साइज को बढ़ा देगा। पॉजिटिव अट्रैक्शन लाएगा, साइज को घटा देगा। सबसे बड़ा साइज होगा सोडियम माइनस का। करेक्ट, सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही नीट एग्जाम में भी जल्दी जल्दी आंसर करना है, बिल्कुल ऐसे ही जल्दी जल्दी आंसर करना है। फिर से आइसोइलेक्ट्रॉनिक वही सेम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। यहां पे बताओ सबसे ज्यादा बड़ा और छोटा साइज किसका होगा? सबके सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। वेरी गुड, करेक्ट, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी होगा बच्चों हमारा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को मिक्स कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जब तुम एग्जाम देते हो तो तुम एक चैप्टर का एग्जाम नहीं देते हो, और एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के खुद डिसाइड करना है कि वो कौन से चैप्टर का है। प्रैक्टिस करते समय हमें पता होता है कि अच्छा ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, तो सीधे केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। बट जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो वो हिट करना होता है कि हाँ ये केमिकल बॉन्डिंग का है, या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है, या ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, या ये फिजिकल का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का है, इस चैप्टर में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट लगाने। करेक्ट, सही बात है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी NO नहीं दिखाता है? NO नहीं दिखाता है। जब भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आते हैं जिनके पास हमारे पास 10 मतलब 20 या उससे कम इलेक्ट्रॉन है, तो हम उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा सकते हैं। उनके लिए बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा सकते हैं। NO के पास देखें तो 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ये बात सही है। ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO2 बना लेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड बना लेगा, ये भी बात सही है। 15 ऑड इलेक्ट्रॉन है, 15 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और ऑड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, ना कि डायामैग्नेटिक। इनकरेक्ट बताना था तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। यस यस, NO इस नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूट्रल गैस होता है, कलरलेस होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में कलर, उनका एसिड बेस नेचर इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में भी काम आएगा, पी ब्लॉक में भी काम आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर तो देखो सब निकाल लेंगे, जल्दी निकालना मैटर करता है। एमओटी के क्वेश्चन तुम्हें 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेने होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन तुम्हें 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करने होते हैं। इनमें से कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो इसके लिए या तो तुम बैठ के बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो स्पीशीज नहीं एग्जिस्ट करेगी। बॉन्ड बना ही नहीं तो बनेगा कैसे? या फिर देखें जल्दी कौन निकाल पाता है, या फिर याद कर लो कि 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, ये 3 केस हैं जहां पे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। यस करेक्ट, करेक्ट। यस, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, He2 में 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन,
He2 माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन, H22 प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन, He2 में 4 इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस में 2 प्लस 1 3 इलेक्ट्रॉन और He2 माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं करेगा और 0 वाला तो वैसे भी नहीं करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्ड कैसे बनेगा, तो 0 वाला तो वैसे भी नहीं करेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्या हो गया आंसर? ऑप्शन सी, यस करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। वैन डर वाल और कोवेलेंट रेडियाई दी है फ्लोरीन एटम की, हमें कंपेयर डायग्राम दिया है, वैन डर वाल और कोवेलेंट रेडियाई बतानी है, वैन डर वाल और कोवेलेंट रेडियाई। नीट का बच्चा इतनी बार एक ही सवाल लगाता है कि कई बार बच्चों को सवाल रट जाते हैं, फिर भी सवाल में कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे कोवेलेंट रेडियाई मतलब बॉन्डेड डिस्टेंस का आधा, तो 144 का आधा हो जाएगा कोवेलेंट रेडियाई 72 पिकोमीटर, और वैन डर वाल रेडियाई मतलब नॉन बॉन्डेड, इन दोनों बीच में बॉन्ड नहीं बना, ये सिर्फ पास आए हुए, बॉन्ड बना है जहां ओवरलैपिंग हुई, तो नॉन बॉन्डेड डिस्टेंस का आधा, तो ये आ जाएगा 147 पिकोमीटर। तो बॉन्डेड डिस्टेंस का आधा कोवेलेंट और नॉन बॉन्डेड डिस्टेंस का आधा वैन डर वाल। आंसर आ गया ऑप्शन सी, आंसर आ गया बच्चों ऑप्शन सी। ओके ये वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन सा ऑक्साइड बच्चों इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है? अलग अलग मेटल है, मुझे तुम सबके बता दो कि कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। देखो अगर तुम डायरेक्टली सोचते हो एक वो तरीका होगा, एक जनरल तरीका ऑक्साइड और हाइड्राइड में डिफरेंस रखना है। ऑक्साइड के लिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। जबकि अगर हाइड्राइड के लिए सोचोगे, अगर तुम हाइड्राइड के लिए सोचोगे तो आगे जाने पे भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और डाउन द ग्रुप जाने पे भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो एसिडिक बेसिक समझते समय यह ध्यान रखना है, ऑक्साइड यानी ऑक्साइड भी आ गए इसी में, ऑक्सो एसिड भी इसी में आ गया, हैलाइड भी इसी में आ गए। इन सिंपल वर्ड, एलिमेंट अगर पॉजिटिव स्टेट में है तो उसके एसिड और बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर एलिमेंट अपनी नेगेटिव स्टेट में है, अगर एलिमेंट नेगेटिव स्टेट में तो दोनों डायरेक्शन में एसिडिक बढ़ेगा। तो मैग्नीशियम, उसके आगे एल्यूमिनियम, यहां कहीं नीचे जिंक और यहां कहीं ऊपर नाइट्रोजन। तो सबसे पीछे जो है और जो सबसे ऊपर है वो होगा सबसे ज्यादा बेसिक, वो होगा सबसे ज्यादा बेसिक। जितना आगे चले गए बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा, जितना आगे चले गए बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा। यस यस श्रेनु। सो ऑर्किड थोड़ा ध्यान दो यहां पे, या फिर अगर हमें यह बात याद हो, जनाबे अली ने बेकार गाए सब पंजाबी सॉन्ग, तो जिंक एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है, मैग्नीशियम प्रॉपर मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड बच्चों एसिडिक है। तो ये कोड याद रख सकते हो, जनाबे अली ने बेकार मन से गाए सब पंजाबी सॉन्ग, इनमें जो जो मेटल आ रहे हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। Which of the following has the smallest size? इनमें से किसका साइज सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका है? फिर से आइसोइलेक्ट्रॉनिक, 10 इलेक्ट्रॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इतनी बार सवाल लगा लिया होगा कि अब तक याद हो गया होगा। पॉजिटिव चार्ज है छोटा, नेगेटिव चार्ज है बड़ा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलो बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमंग फॉलोइंग एलिमेंट। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन में बहुत बार तुम लोग गलत करते हो।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर है देख लेते हैं। बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहा गया तो न्यूट्रल एटम देखेंगे, सेकंड कहा जाता तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते, थर्ड कहा जाता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते। तो यहां पे बेरिलियम से आगे जाओगे बढ़ेगी, इंक्रीज 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 इंक्रीज। पहले नॉर्मल ट्रेंड, बेरिलियम क्योंकि फुलफिल्ड है तो फुलफिल्ड वाला कूद के एक कदम आगे, तो बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम की ज्यादा होगी क्योंकि फुलफिल्ड उसको स्टेबिलिटी दे देगा। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कूद के एक और कदम आगे, तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन कार्बन ऑक्सीजन से ज्यादा। फाइनल ऑर्डर बोरॉन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो हमेशा आयोनाइजेशन देखने के बाद हम ऑर्डर भी देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। आंसर होगा बच्चों हमारे पास ए, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। इसी में अगर मैं तुमसे पूछ लूं इन चारों में से किसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, इन चारों में से फर्स्ट आयोनाइजेशन किसकी सबसे ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन ये भी है, इन चारों में से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए होगी इन चारों में से, इन चारों में से फटाफट बताओ। क्वेश्चन कुछ सोच के दिया होगा, कुछ कॉमन ऐसी मिस्टेक होंगी जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और इसीलिए क्वेश्चन दिया होगा ताकि वो मिस्टेक आगे तुम लोग ना करो। एक नोशन बैठ जाता है हमारे मन में बच्चों कि हम हमेशा हाफ फिल्ड फुल फिल्ड को सबसे ज्यादा करने लगते हैं। यहां भी देखो, पीछे ही देख लो, पीछे वाले क्वेश्चन के साथ ही तो था। ये हमारा 2s2 2p1 है, ये हमारा 2s2 है। यहां पे नियॉन लिखा है क्या मैंने, नियॉन को हम हीलियम कर लेते हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पे देखो 2s2, ये वाला 2s2 2p2 है, ये वाला 2s2 2p4 है और ये वाला 2s2 2p3 है। तो ये फुलफिल्ड है लेकिन ये हाईएस्ट तो नहीं गया ना, ये अभी भी कार्बन फैमिली के पीछे ही है। ये जो हाफ फिल्ड है ये अभी भी हेलोजन फैमिली नोबल फैमिली के पीछे है। तो जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड है वो आगे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत आगे चले जाते हैं। 2s2 वाला अपने जस्ट आगे, इसके आगे वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, इससे आगे होगा लेकिन इसके अभी भी पीछे होगा। अगर मैं यहां पे ऑर्डर लिखूं तो सबसे पीछे होगा सी वाला, सी के बाद मिलेगा बी वाला, बी के बाद मिलेगा ए वाला और ए के बाद मिलेगा डी वाला। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें डी में मिलेगी, ना कि ए में। ना ए में मिलेगी ना बी में मिलेगी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें डी में मिलेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑल्दो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये कूद के आगे ही चले जाएंगे, ये बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन बाकी फैक्टर भी तो हैं आयोनाइजेशन के। नोबल गैस फैक्टर भी है, हेलोजन के अंदर जेड फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है, कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। बेसिक कैरेक्टर के लिए वही देखो, ये ऑक्साइड वाला ट्रेंड फॉलो करेगा, अलोंग द पीरियड बेसिक घटेगा, डाउन द ग्रुप बेसिक बढ़ेगा। ये हाइड्राइड वाला ट्रेंड फॉलो करेगा। ए और सी के लिए ट्रेंड अलग अलग है, लेकिन इतने से ही ये पता चल जाएगा कि ये वाला तो गलत है, ये वाला तो गलत है, बाकी सारे सही हैं। बी वाला गलत है, बाकी सारे सही है। इनके लिए ध्यान रखना, हाइड्राइड के लिए दोनों डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है,
डाउन द ग्रुप भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, अलोंग द पीरियड भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, अलोंग द पीरियड भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। चलो ये बताना है, ये बताना। अब ये क्वेश्चन जो बताएगा उसका मतलब तैयारी अच्छी है, ये क्वेश्चन जो बता ले गया उसकी मतलब ऑर्गेनिक की तैयारी अच्छी है, जो भी ये क्वेश्चन बता लेगा। What is the correct relation between pH of isomer? Isomolar solution of sodium oxide, sodium sulfide, sodium selenide and sodium telluride. चलो 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 देखते हैं। बी देखते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नीट में बहुत पहले आया था, अब आने के चांसेस थोड़े कम है, लेवल बढ़ रहा है नीट का, तो ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सिखा देगा। ओके बी सी देखो, देखो सब सोडियम सॉल्ट दिए, सबके सब सोडियम सॉल्ट दिए, ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलिनाइड और टेलुराइड, यही तो दिए हुए सबके सब सोडियम सॉल्ट, इन सबके सॉल्ट है। अब देखो अगर मैं बात करूं इनका एसिड, इनका एसिडिक कैरेक्टर, ध्यान से सोचो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जैसे अभी तुम बैठ के आराम से बैठ के ओरली सॉल्व करो, ये वैसा क्वेश्चन नहीं था। एसिडिक कैरेक्टर हाइड्राइड है, डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा, तो वाटर की फैमिली में, ऑक्सीजन की फैमिली में वाटर एम्फोटेरिक, बाकी सब एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक टेलुराइड। फिर आती है इक्विलिब्रियम चैप्टर की कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, जो एसिड जितना वीक है उसका कॉन्जुगेट उतना स्ट्रांग होगा, एसिड जितना वीक है उसका कॉन्जुगेट उतना स्ट्रांग होगा, यानी ऑक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट, सल्फाइड, फिर सेलिनाइड और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीक होगा टेलुराइड, यानी कि इसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है। तो सोडियम ऑक्साइड ऑक्साइड आयन ही तो देगा, याद होगा सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है और स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन हाइड्रोलाइज नहीं करता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में अभी अभी ताजा ज्यादा 1-2 दिन पहले समझा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का कैटायन है वो हाइड्रोलाइज नहीं करता है, तो ऑक्साइड वाला सल्फाइड, सेलुनाइड और टेलुराइड, इनकी हाइड्रोलाइसिस सॉल्यूशन को बेसिक बना रही होगी। सबसे ज्यादा बेसिक तो सबसे ज्यादा पीएच, तो pH1 सबसे ज्यादा, फिर pH2, फिर pH3 और सबसे कम होगी pH4। pH1 सबसे ज्यादा, pH2, pH3, pH4। अगर तुक्का लगा के ऑप्शन ए बताते तो सही हो जाता, तुक्का लगा के ऑप्शन ए सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन ए। भाई श्री चैतन्य का चैनल है, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी कैसे बता रहे हो? देखो श्रेणु, देखो हमें इस बात में यह समझना था, इसमें 2-3 चीजों के कॉन्सेप्ट यूज हुए। पहली चीज यह समझनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का कैटायन है, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का कैटायन है, तो ये वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होते। इसीलिए तो हम कहते हैं ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन करेंगे नहीं, वो बनेंगे भी तो वापस से टूट जाएंगे। ठीक है, यस हर्षवर्धन, तुम्हारा आंसर सही था। सेकंड बात यहां पे ये देखनी है कि बेस, अगर एसिड और कॉन्जुगेट बेस की जो स्ट्रेंथ है वो अपोजिट चलती है, एसिड और कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ अपोजिट चलती है। ठीक है। थर्ड बात हमें यह समझनी है, अगर सिर्फ ऑक्साइड होते, अगर सिर्फ ऑक्साइड होते तो हम सीधे सीधे ऑक्साइड का ट्रेंड देख लेते अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप। यहां पे एनायन अलग अलग है, कहीं ऑक्साइड है, कहीं सल्फाइड है, कहीं सेलिनाइड है, कहीं टेलुराइड है, और ये सब एक ही ग्रुप के एनायन है, ये सब एक ही ग्रुप के एनायन है। तो अगर मुझे डायरेक्टली इनके बेस की ऑर्डर नहीं पता है तो पहले मैंने इनके एसिड का ऑर्डर लिखा कि हाइड्राइड के लिए डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो जो भी इनके कॉन्जुगेट आयन है डाउन द ग्रुप जाने पे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, और बेस की पीएच ज्यादा होती है, तो जितनी कम बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम पीएच, जितनी कम बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम पीएच, जितनी कम बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम पीएच। समझ में आया श्रीनु? चलो, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार सॉल्व किया है, आसान होगा, और जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं। तो चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान लगे, आसान से ज्यादा डरो, आसान क्वेश्चन से ज्यादा डरो, क्योंकि वो +4 नहीं कराएगा तो -1 कराएगा। मुश्किल क्वेश्चन +4 नहीं करा पाए तो 0 करा देगा, लेकिन आसान वाला अगर +4 नहीं कराएगा तो -1 कराएगा। क्या होगा इसका आंसर? चलो देखते हैं। एल्यूमिनियम यहां कहीं, सेलेनियम ऑक्सीजन फैमिली में यहां कहीं, एंटीमनी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी यहां कहीं, बिस्मथ यहां कहीं। जो सबसे ज्यादा नीचे, सबसे ज्यादा बेसिक, तो सबसे ज्यादा बेसिक बिस्मथ, इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक एल्यूमिनियम, ऑल्दो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है। चलो बढ़िया बढ़िया, थैंक यू बच्चों। तो आंसर तुम्हारा सही आ रहा है। ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिस पे हम बहुत टाइम देते हैं, उससे गिने चुने सेलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अच्छे क्वेश्चन, रिपीटेड टॉपिक जो केमिकल बॉन्डिंग में है वो है ऑक्साइड हाइड्राइड का एसिड बेस नेचर, वो है रेजोनेंस, वो है स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल कंपेयर करने वाले। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन कौन लेता है? प्रोटॉन यानी H+ लेना, तो H+ की एफिनिटी का मतलब, H+ की एफिनिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहां भी पिछले क्वेश्चन जैसा जो पीएच वाला क्वेश्चन था वैसे ही काम करेंगे, सबके बेस बना लेते हैं। अमोनिया H+ लेके HF, HI, H2S। पीरियोडिक टेबल में कहां कहां पे आएगा? ये अमोनिया, अमोनिया के आगे और थोड़ा नीचे आएगा H2S, H2S के आगे आएगा HF थोड़ा सा ऊपर, और HI आएगा सबसे नीचे। ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे कहीं पे दिखेंगे। इधर जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इधर भी जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? सबसे ज्यादा एसिडिक है HI, जो सबसे नीचे है, और सबसे कम एसिडिक है अमोनिया, जो सबसे ऊपर है। अमोनिया बेसिक है, कैसा है? बेसिक है, ठीक है, इसका क्या है? बेसिक। अब ये देखो, अगर ये एसिडिक ज्यादा है, ये एसिडिक कम है, तो इसका कॉन्जुगेट ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? NH2-। ये एसिडिक ज्यादा है तो इसका कॉन्जुगेट वीक बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट वीक बेस होगा। तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया? I-। सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया? I-। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी होगी, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ पाए? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखो यहां पे चाहे कुछ भी बोल लो, एग्जाम में सही होना चाहिए तभी नंबर मिलेंगे। यहां चाहे ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी बोल लो, एग्जाम में आंसर सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बढ़िया सा एक क्वेश्चन और मिलता है। इनमें से किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी? सबसे कम होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी? इनमें से एलिमेंट की सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन जब भी आए, जब भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है, बेटर है उसको पोजीशन बना लो। वैसे यहां दिख रहा है ये नीचे भी है और S ब्लॉक का है, निकालना आसान होगा, बट बेटर है इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लो, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग पीरियड में।
ये इनकी पोजीशन होगी, सबसे कम बी की और सबसे ज्यादा सी की। यस यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इनमें से किसमें कैटायन टू एनायन रेशियो सबसे ज्यादा है? कैटायन टू एनायन रेशियो सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो, यानी हमारे पास ये रेशियो अगर ज्यादा होना है तो इस रेशियो को ज्यादा होने के लिए इसको बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर को बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर को छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर को बड़ा और डिनोमिनेटर को छोटा। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर यानी सीजियम आयन सबसे बड़ा और फ्लोरीन आयन सबसे छोटा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूल गिवन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उनके शेप को कंपेयर करना है। मॉलिक्यूल गिवन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के शेप को कंपेयर करना है। लोन पेयर गिवन है, उनके शेप और लोन पेयर बॉन्ड पेयर कंपेयर करना है। फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। ये 4 की ज्योमेट्री sp3, 6/2 sp2, 6 4 5 यानी कि sp3d और 7 + 3 ये भी sp3d। अब देखो 4 की ज्योमेट्री में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 की ज्योमेट्री में अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी इसका मैच होगा 4 से, इसका मैच होगा 4 से। SO2 3 की ज्योमेट्री में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसका मैच होगा 1 से। SF4 की ज्योमेट्री में 4 ही बॉन्ड पेयर तो 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, इसका मैच होगा 2 से। 5 की ज्योमेट्री में 3 एटम आएंगे तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसका मैच होगा 3 से। अब 4 की ज्योमेट्री में 3 ही जगह एटम आ रहे हैं, एक बचा हुआ लोन पेयर है, तो इसको बोलते हैं पिरामिडल। तो अमोनिया का शेप आ गया बच्चों ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑप्शन क्यू से मैच कर जाएगा। SO2 3 की ज्योमेट्री 2 ही एटम आएंगे तो बची हुई पोजीशन लोन पेयर, तो इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप, बेंट शेप यानी कि P। SF4 5 की ज्योमेट्री जिसमें 4 एटम है, एक लोन पेयर, 5 की ज्योमेट्री में लोन पेयर हमेशा आता है इक्विटोरियल पोजीशन पे, लोन पेयर हमेशा आता है इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो इसका हो गया C100 शेप और बचा हुआ हो गया ClF3 T शेप, बचा हुआ हो गया T शेप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहां से हम ऑप्शन बना लेंगे। इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है? कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है? बच्चों बस यही कहूंगा कि जितना हो सके आखिरी जो भी समय बचा है 20-25 दिन का, उसमें जितना हो सके जी जान लगा देना। जी जान लगा दोगे सिलेक्शन हो जाएगा, मान के चलो। ठीक है, चलो कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम हो। इसको पहचानने का अच्छा तरीका बताऊं, सेम पीरियड वाले ढूंढो, जिनमें पीरियड सेम है उनको ढूंढो, उनके होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी बात, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट करने में टाइम लगेगा, O3 O3 दोनों में है तो N-8 इलेक्ट्रॉन, C2-8 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। O3 O3 सेम है Cl- और सल्फर, तो जितना पोर्शन सेम है उसको छोड़ के बाकी पोर्शन के इलेक्ट्रॉन देख लो, देखना आसान हो जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। शेप भी निकालोगे दोनों 3 की ज्योमेट्री, तो आंसर हो गया NO3- और CO3-2-। आंसर हो गया NO3- और CO3-2-। ये तो क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगर साइज देखा जाए तो यहां पर साइज क्या होगा? साइज का ऑर्डर, साइज का ऑर्डर, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज छोटा, जिसका पॉजिटिव चार्ज कम उसका साइज ज्यादा। तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे खत्म होता है। ये क्वेश्चन सेशन के बाद एक अगला सेशन अब जो आएगा वो मैं पहले से बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम,
थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी 11 की फिजिकल केमिस्ट्री का सेशन आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वो चैप्टर तुमने पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, क्वेश्चन लगा लिए होंगे, क्योंकि फिर उन चैप्टर के हम बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मिलके। थैंक यू ऑल। ऑर्गेनिक का सेशन भी आएगा बच्चों जल्दी। अब एक एक करके ऑल्टरनेट आते जाएंगे सेशन। आज इनऑर्गेनिक का, अगले टाइम फिजिकल का, उसके बाद ऑर्गेनिक का। और जो जो चैप्टर हम कंप्लीट करते जा रहे हैं रिवीजन सेशन में, उन चैप्टर को हम क्वेश्चन में डिस्कस करके खत्म करते जाएंगे। तो रिवीजन सेशन जरूर देखो, क्योंकि उससे क्या है, कम समय में तुम्हारे पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। देन क्वेश्चन सेशन लगा के, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हें नीट का पेपर मिल जाए या तुम्हें ये पता चल जाए कि नीट में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि उन क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें एक आइडिया लग जाए नीट में कैसे अटेम्प्ट करना है, नीट में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। पढ़ते रहो, धमाल मचाते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। उम्मीद करता रहूंगा कि तुम्हारी तैयारी अच्छे से चलती रहे और किसी भी तरह की चिंता, फिक्र, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना मोटिवेशन हाई रखो, अपना गोल आगे दिखता रहे, और उसके लिए तुम्हारे दिल से आवाज आनी चाहिए कि तुमने ईमानदारी से मेहनत की है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो। अपनी तरफ से जो बन सकता है मेहनत करना, वो हम ईमानदारी से करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहो, धमाल मचाते रहो। वो पुरानी हो गई हैं।